बच्चों, आज हम लोग URTS 5 के फिजिक्स पोर्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और मैं आपके साथ इस फिजिक्स पोर्शन को डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। सवाल में कहा गया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम? ऑप्शंस आर 20, 15, 10 एंड 5। ओके, तो देखना जरा भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस बाय 90%। तो मान लो जो के इनिशियल था वो के इनिशियल मान लो के नॉट था, ठीक। तो बताओ के इनिशियल लेट्स से के नॉट था, ठीक। तो बताओ के इनिशियल अगर के नॉट था तो के फाइनल डिक्रीमेंट के बाद बचा क्या? बताओ 19% है तो 0.81 के नॉट, ठीक। क्या बताओ के इक्वल टू लिखते हैं p²/2m, ठीक। तो बताओ के इक्वल टू लिखा जाता है जब p²/2m तो के नॉट आप लिखेंगे p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m और बताओ के फाइनल जिसे 0.81 टाइम्स के नॉट कहा गया है तो 0.81 के नॉट लिखा जाएगा p फाइनल का स्क्वायर बाई 2m, ठीक। दोनों को कर दीजिए डिवाइड। क्या बताइए 2m से 2m गया, के नॉट से के नॉट गया तो 1/0.81 ये आ गया p इनिशियल बाई p फाइनल का होल स्क्वायर, राइट। तो बताओ p इनिशियल बाई p फाइनल इक्वल टू आ गया क्या? 1/0.9। तो बताओ p फाइनल इज 0.9 टाइम्स p इनिशियल, ठीक। तो अगर p फाइनल 0.9 टाइम्स p इनिशियल है, आपसे पूछा गया है परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, तो क्या बताओ फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम का 90% है तो डिक्रीज कितना हुआ? तो आप कहेंगे 10% डिक्रीज हुआ, राइट। यानी ऑप्शंस तुम्हारा हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, वन स्फीयर कोलाइड्स विद अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट रेस्ट inelastically. If the value of coefficient of restitution of their speed after collision, if the value of coefficient of restitution is half, the ratio of their speeds after collision will be. तो बताओ एक m मास का ब्लॉक जिसकी वेलोसिटी v थी वो एक स्टेशनरी m मास से टकराता है। टकराने के बाद बताओ इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब आपको दिया हुआ है, दो इक्वेशन हम बनाते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाएं यानी p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? तो आपने कहा इनिशियल मोमेंटम हुआ सर m इंटू v और फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, राइट। यानी एक इक्वेशन हमें मिल गई v बराबर v1 प्लस v2। ओके, दूसरा देखें, आपको कहा गया है e की वैल्यू हाफ है। e लिखते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बना v2 माइनस v1 और बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बना v, तो बताओ v2 माइनस v1 आ गया v/2। ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक। दोनों को ऐड कर दें, v2 प्लस v1 था v। ओके, क्या बताएं, दोनों को ऐड किया तो v1 से v1 कैंसिल, v2 की वैल्यू आ गई बताओ 3v/4 और बताओ जब v2 की वैल्यू आ गई 3v/4 तो v1 आ गया v/4। ओके, वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो बताओ आपसे पूछा गया है v2/v1, तो v2/v1 हो जाएगा क्या? बताओ 3v/4 अपॉन v/4। ओके, क्या बताएं, आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स आफ्टर कोलिजन शैल बी v1/v2, क्योंकि जब ऐसा दिया होता तो हमें इनिशियल अपॉन फाइनल निकालना होता, पहले वाले के अपॉन दूसरे वाले के। तो बताओ v1/v2 इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास v/4 अपॉन 3v/4। ओके, क्या बताएं, ये आ गया तुम्हारा 1/3। ओके, यानी ऑप्शन तुम्हारा तीसरा होता हुआ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं 2.5 kg मास मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अ 5 kg ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, दे स्टिक टुगेदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन आफ्टर द कोलिजन। तो बताओ कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद। टुगेदर स्टिक कर गए तो ई की वैल्यू 0 है, और बताओ ई की वैल्यू 0 है यानी बताएं ये जो 2.5 kg का मास था ये जाके 5 kg के मास से जब स्टिक करेगा, तो बताओ ये जब 5 kg के मास से स्टिक करेगा तो टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। टकराने के बाद क्या बताओ दोनों एक कंबाइंड बॉडी बने तो मास हो गया 7.5 kg और वेलोसिटी भी। ठीक, तो बताओ हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना, तो आपने कहा इनिशियल मोमेंटम हुआ 2.5, मास था, वेलोसिटी थी 15, मस्ट बी इक्वल टू फाइनल हुआ 7.5 इंटू वी। ठीक, तो 7.5 इंटू वी, क्या बताएं ये 2 बचा, वी की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 kg ball moves at 12 meter per second collides head on with a 2 kg ball moving in the opposite direction at 24 meter per second. If coefficient of restitution is 2/3, how much energy is lost in collision? Okay? तो देखें जरा भाई, आपसे कहा गया एक 1 kg की बॉल और साथ में एक 2 kg की बॉल, राइट? क्या बताएं 2 kg की बॉल जो है ये आ रही है इधर एक स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड से, राइट? क्या बताएं साथ में जो तुम्हारे पास 1 kg की बॉल है, ये 1 kg की बॉल तुम्हारे पास आ रही है ये 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो एक इक्वेशन मोमेंटम को कंजर्व करके बनाए, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम था तुम्हारा 2 इंटू 24 x के अलोंग, और बताइए माइनस x के अलोंग 12 इंटू 1 इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास, क्या बताइए फाइनल इसकी वेलोसिटी मान लें तो 2 kg की वेलोसिटी मानते हैं अपन v1 और 1 kg की वेलोसिटी मानते हैं v2। ठीक, तो बताओ जरा ये हो गया 2v1 प्लस v2, यानी बताइए आपके पास आ गया 48 माइनस 12 36 इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ओके, क्या बताएं एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है ई की वैल्यू दी हुई है 2/3, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी 36। ठीक, क्योंकि ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 36। तो बताओ ये हो गया तेरा 12, तो बताओ v2 माइनस v1 इक्वल टू आ गया 24, और बताएं 2v1 प्लस v2 था 36। ओके, तो क्या बताएं अगर मैं यहां से माइनस कर दूं तो v2 से v2 गया, ये हो गया हमारे पास 3v1 इक्वल टू 12, v1 की वैल्यू आ गई बताइए v1 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, और v2 माइनस v1 24 है, तो बताओ v2 की वैल्यू आ गई 28 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको निकालना है के लॉस, तो लॉस जो होगा वो हुआ क्या, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, राइट? तो के ई फाइनल क्या लिखोगे, हाफ, एक मास तुम्हारे पास है 1 kg का, तो 1 इंटू उसकी वेलोसिटी आई 28, तो 1 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक, क्या बताएं प्लस हाफ 2 इंटू एक आया कितना, तो आपने कहा दूसरी वेलोसिटी आई जो v2 थी, तो v2 इज 20, जो v2 थी वो 28 थी, ठीक है, और जो v1 था वो v1 आया तुम्हारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ इंटू 1 की वेलोसिटी थी 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 2 की वेलोसिटी थी 24, ठीक, तो इंटू 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस में आएगा क्योंकि लॉस है, तो ये जो लॉस तुम्हारे पास आएगा कैलकुलेट करने पे 240 जूल। ठीक, माइनस आएगा लेकिन माइनस क्या इंडिकेट करेगा, लॉस। तो बताएं जरा इसके बाद। फिफ्थ, अ पार्टिकल ऑफ मास 4m suddenly explodes into 3 parts, 2 of them which have equal masses m each are thrown off in perpendicular direction with speed v, then emitted energy in the explosion is, explosion में कितनी एनर्जी एमिट हुई होगी। ओके, तो बताओ जरा, एक 4m मास का पार्टिकल ब्रेक हुआ है 3 पार्ट में, एक मास m,
एक मास m, और बताओ दूसरा मास बचा 2m। ये m v वेलोसिटी से इधर गया, ये m v वेलोसिटी से इधर गया, ठीक। तो ये 2m जाएगा इधर कहीं, तो इसकी वेलोसिटी अपन ने मान ली v1, ठीक। तो बताओ जरा यार, बताओ जरा यार, आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है एनर्जी कितनी एक्सप्लोड हुई, तो बताओ जरा। सबसे पहले आप करेंगे मोमेंटम कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल। इनिशियल था 0, फाइनल एम वी, ये लेके गया एम वी जे कैप, तो एम वी जे कैप, ये लेके गया एम वी आई कैप, तो प्लस एम वी आई कैप, ठीक। बचा तुम्हारा 2m, तो प्लस 2m, इसकी वेलोसिटी मान ली अपन ने v1, ठीक। तो बताओ यहां से आपको मिल गया v आई कैप माइनस का, यहाँ पे इधर ले गए तो माइनस का वी जे कैप माइनस वी आई कैप इक्वल टू 2v1, राइट। तो v1 की वैल्यू आ गई वी जे कैप माइनस का माइनस वी आई कैप बाई 2, ठीक। तो बताओ जरा, ये हो गया तुम्हारे पास v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v बाई रूट 2, ओके। तो आपको चाहिए क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखें जरा, तो के ही टोटल लिखें भाई। तो इसके कारण हाफ एम वी स्क्वायर, इसके कारण हाफ एम वी स्क्वायर, इसके कारण हाफ इंटू 2m इंटू वी बाई रूट 2 का स्क्वायर, ओके। तो बताओ, ये हो गया तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 3/2 एम वी स्क्वायर, ओके। क्या बताओ, ये हो गया 3/2 एम वी स्क्वायर। Sixth, a neutron with kinetic energy E K moving with velocity v collides head-on with a nucleus of mass number A perfectly elastically. The fraction of total energy possessed by neutron after collision will be, ठीक है भाई। एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E K है, ठीक है। तो बताओ जरा, न्यूट्रॉन का मास मान लिया हम लोगों ने m, तो न्यूट्रॉन जो है m मास का न्यूट्रॉन v वेलोसिटी के साथ जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी इसकी E K थी, ठीक। तो बताओ, अगर ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी E K थी, तो बताओ दूसरा है न्यूक्लियस जिसका मास नंबर a है, ठीक। तो बताओ इसका मास हो गया a इंटू m, ठीक। तो बताओ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी पजेस्ड, तो बताओ इसकी वेलोसिटी तो अपन को 0 दी हुई है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेलोसिटी पजेस्ड बाय न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन विल बी। तो बताओ हमारे पास हो गया क्या, इस m मास की वेलोसिटी कोलिजन के बाद v1, इस am मास की वेलोसिटी कोलिजन के बाद v2, ठीक। तो बताओ जरा, आपके पास हो गया m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v1 प्लस am इंटू v2, ठीक। बताओ m से m गया तो आपके पास आ गया v इक्वल टू v1 प्लस a v2, ओके। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा बताएं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी पोजेस्ड, तो दूसरा बताएं E की वैल्यू कितनी 1, तो E की वैल्यू 1 है, बताओ। तो बताओ E कितना लिखोगे, तो आपने कहा सर लिखा जाएगा फिर v2 माइनस v1, ठीक, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v इक्वल टू 1, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू आ गया v के, ठीक है। तो बताओ v2 माइनस v1 आ गया v के बराबर, और v1 प्लस a टाइम्स v2 इक्वल टू आ गया ये भी v के बराबर, ठीक है। तो बताओ v1 से v1 कैंसिल हुआ, v2 की वैल्यू आ गई 2v अपॉन a प्लस 1, ठीक। ये v2 आई किसकी स्पीड, न्यूक्लियस की, राइट। हमको चाहिए क्या, v1। तो बताओ अपन v1 अगर निकालेंगे तो v इक्वल टू v1 प्लस a v2 है, राइट। तो v इक्वल टू v1 प्लस a v2 है। तो बताओ जो v माइनस a v2 इक्वल टू आ गया क्या v1, ठीक। तो बताओ जरा,
v माइनस 2av अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू आ गया क्या v2। ठीक, तो बताओ ये तुम्हारे पास बन गया av प्लस v माइनस 2av इक्वल टू v2 अपॉन a प्लस 1 ऑब्वियसली। ठीक, तो बताओ ये बचा v टाइम्स 1 माइनस a इक्वल टू v2। ठीक, क्या पूछा गया आपसे? एनर्जी पॉजेस्ड बाय न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन विल बी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन विल बी। तो बताओ जरा, आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं केई फाइनल और केई इनिशियल का रेशियो। ठीक, अपॉन a प्लस 1 था ही यहाँ। ठीक है, तो केई फाइनल क्या लिखोगे? हाफ m v2 का स्क्वायर अपॉन हाफ m v का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ हाफ m से हाफ m गया तो ये बचा v2 का स्क्वायर जब करेंगे तो बचेगा a माइनस 1 या 1 माइनस a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर। राइट, क्योंकि v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ आता हुआ। मैं 1 माइनस a लिखूं या a माइनस 1 स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो एक बात है। ठीक है, सेवेंथ कह रहे हैं a rubber ball falls from a height h on floor. It keeps on bouncing till it comes to rest. The total distance covered by the ball before coming to rest will be. रेस्ट पे आने से पहले बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी आपको बताना है। तो यार एक बात बताओ, मैंने इस बॉल को h हाइट से छोड़ा और जब मैं इस बॉल को h हाइट से छोड़ूंगा तो ये जो जंप करेगा बैक वो e स्क्वायर h हाइट तक। राइट, क्या बताएं, फिर नीचे आएगा e स्क्वायर h हाइट से और फिर ऊपर जाता है e स्क्वायर h1 यानी e टू दी पावर 4h पे। राइट, फिर बताइए इसी तरह से ये जो है ऊपर नीचे कोलाइड करता रहेगा कब तक? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट कोलिजन्स तक। तो जब ऐसी बात होगी तो आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस लिखें। तो यानी आपको टोटल डिस्टेंस लिखनी है। तो देखेंगे, पहले नीचे गया h, ऊपर गया e स्क्वायर h, नीचे भी आया होगा e स्क्वायर h, तो चला होगा 2e स्क्वायर h। ठीक, फिर बताइए, फिर चला e टू दी पावर 4h। इस तरह से बताइए ये आगे बढ़ता जाएगा। ओके, आपसे पूछा गया है पूरी डिस्टेंस का सम, तो आपने कहा सर ये h है। ठीक, क्या बताओ h के साथ यहाँ पे हम अगर 2e स्क्वायर h कॉमन ले लें तो बनेगा 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 4, इस तरह से। ठीक, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आपको बताएं एक जीपी बनती हुई दिखी, और बताओ जब यहाँ पे आपको एक जीपी बनती हुई दिखी तो जरा ऐसे जोड़े। क्या बताओ, इनफाइनाइट टर्म की जीपी का हम लिखते थे समेशन a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पे a होता था फर्स्ट टर्म और r होता था कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो अगर देखें तो e स्क्वायर है। राइट, तो बचेगा h प्लस 2e स्क्वायर h, फर्स्ट टर्म हुआ 1 माइनस r यानी 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास h प्लस 2e स्क्वायर h अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, तो ये बचा h माइनस e स्क्वायर h प्लस 2e स्क्वायर h अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। तो बताओ ये बचेगा तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस का सम, ये बचा तुम्हारे पास 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर इंटू h। ओके, यानी ऑप्शन तुम्हारे पास हो गया पहला। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं बुलेट ऑफ मास m and velocity v passes through a pendulum of mass m and emerges out with a velocity v by 2. What is the minimum value of v such that pendulum will swing through a complete cycle? ठीक है, बुलेट का मास कितना m, वेलोसिटी कितनी v, passes through a pendulum of mass capital M, emerges out with a velocity v by 2. What is the minimum velocity of v such that pendulum will swing through a complete cycle? तो देखो जरा भाई, ये पेंडुलम ऐसे था। ठीक, पेंडुलम का मास है कैपिटल M, और बताओ ये बुलेट आ रही है यहाँ से और बुलेट का मास है स्मॉल m, वेलोसिटी इसकी v। ठीक, कह रहे हैं फाइनली जब दोनों आपस में टकरा लिए अच्छे से तो इस कैपिटल M को जो वेलोसिटी मिली होगी वो कुछ v1। ठीक, और बताएं जो स्मॉल m है यानी कि जो बुलेट है ये इनिशियल वेलोसिटी का 1/2 पार्ट रखते हुए निकल लिया। आपसे पूछा गया पेंडुलम विल स्विंग थ्रू अ कंप्लीट साइकिल, तो आपको बताना है
मिनिमम वैल्यू ऑफ v। तो यार एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम को पहले फाइनल के बराबर करिए। इनिशियल मोमेंटम क्या, m इंटू वी, फाइनल कैपिटल M इंटू V1 प्लस स्मॉल m इंटू Vy2। ठीक, तो बताओ ये बचा तुम्हारे पास स्मॉल m Vy2 इक्वल टू कैपिटल M V1। ठीक, तो बताओ v की वैल्यू आ गई कैपिटल M 2 टाइम्स कैपिटल M बाई स्मॉल m टाइम्स V1, राइट। और V1 की वैल्यू सुन ले भाई जरा, क्या बताओ, आपसे कह रहे हैं कि टकराने के बाद इसे इतनी वेलोसिटी मिल जाए कि ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले, यानी टकराने के बाद ये बताओ कुछ इस तरह से घूम जाए। तो टकराने के बाद अगर कुछ इस तरह से घूम जाए यानी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो बताओ ये वेलोसिटी होनी चाहिए √5gl। ओके, तो v की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स कैपिटल M बाई स्मॉल m टाइम्स √5gl, राइट। यानी तुम्हारा ऑप्शन होगा 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं which of the following statements is true for collision? Momentum is conserved in elastic collision but not in inelastic collision। देखो जब मोमेंटम की बात की जाएगी तो मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व रहता है। अगर कोलिजन हुआ है दो बॉडीज के बीच तो उनके कंबाइंड मोमेंटम की जब हम बात करें, और यहाँ पे हम कंबाइंड मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं, तो कंबाइंड मोमेंटम इन कोलिजन्स में कंजर्व रहता है, राइट। ऑब्वियसली जब तक किसी वॉल से कोलिजन ना हुआ हो। क्या बताएं, अगर कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तीनों ही केसेस में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ तब कंजर्व रहती है जब कोलिजन हो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा, राइट। तो बताओ आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो और एनर्जी कंजर्वेशन को हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं टोटल के इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ये बात ठीक है, बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, ये बात गलत होती है। तीसरे में कहा गया है टोटल के ई इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ये बात बिल्कुल सही है, बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा हमारा ऑप्शन होगा। चौथा भी देख लेते हैं जरा, टोटल के ई एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो ये गड़बड़ हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो गया तीसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज जीरो फॉर अ बॉडी। भाई सीएम की प्रॉपर्टी ये है कि सीएम एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मास मोमेंट बैलेंस रहता है, टोटल मास मोमेंट जीरो रहता है, तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली तीसरा होगा। 11 में कह रहे हैं राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस। द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज। तो बताओ एक डिस्क के ऊपर आपने दूसरी डिस्क रखी है और इस प्रोसेस में आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया है, और अगर इस प्रोसेस में आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। तो देखें जरा भाई, एल इनिशियल को एल फाइनल के बराबर करिए। आपसे ये कहा गया है कि ये एक डिस्क थी जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लेके ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1 था, राइट। इस डिस्क के ऊपर हमने एक दूसरी डिस्क रख दी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और बताओ इस दूसरी डिस्क को जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, जब मैं इस पहली डिस्क के ऊपर रखूंगा तो इस प्रोसेस के दौरान हमने जो है कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, और अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया तो बताइए मोमेंटम भी रहना चाहिए कंजर्व्ड। यानी अगर फाइनल देखें तो एक डिस्क ये होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, और इस I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क रखी हुई है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और दोनों फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूम रहे हैं। तो आपको इस ओमेगा डैश की वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे सर इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, जो भी एंगुलर वेलोसिटी वो इसके पास कितनी, तो कहा I1 इंटू ओमेगा हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली दोनों एक साथ, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई I1 ओमेगा
अपॉन I1 प्लस I2, ठीक। यानी ऑप्शन तुम्हारा तीसरा होता हो। 12 कह रहे हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M इज ω1, then two small squares of mass m are attached gently to two diametrically opposite points on the edge of disk. What is the final angular velocity of disk? तो बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल क्या है, तो मास m था, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, तो बताओ mr²/2 बन गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू बताइए एंगुलर वेलोसिटी थी ω1। फाइनल अगर देखें तो mr²/2 डिस्क का तो एंगुलर मोमेंटम है ही, साथ ही साथ आपने दो मासेस और ऐड कर दिए तो प्लस स्मॉल m इंटू r² इंटू बताइए ओमेगा फाइनल, ठीक। तो आपको फाइनल ओमेगा बताना है, तो बताओ जब फाइनल ओमेगा बताना है तो mr² से mr² कैंसिल, ठीक। तो बताओ ये बन जाएगा तुम्हारे पास m इंटू ω1 अपॉन ये दो थे तो दो से मल्टीप्लाई, तो कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m इक्वल टू बन गया ओमेगा फाइनल, राइट। ये वैल्यू आएगी m इंटू ω1 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स स्मॉल m इंटू ω1। ये हो गया तुम्हारे पास तीसरा। 13 कह रहे हैं पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L. If the angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then angular momentum will be. Initial angular momentum था L, तो L इक्वल टू लिखा है I ओमेगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी जो है क्या लिखेंगे, तो कहा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ तुमसे क्या कह रहे हैं, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, यानी नई काइनेटिक एनर्जी होगी KE/2 इक्वल टू हाफ नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इनटू ओमेगा डैश का स्क्वायर, और ओमेगा डैश कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल्ड, तो यानी ओमेगा भी डबल्ड, ठीक। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास। अच्छा इनिशियल के कितनी थी, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट हाफ I डैश इनटू बचा तुम्हारे पास 4 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक। तो बताओ हाफ ओमेगा स्क्वायर से हाफ ओमेगा स्क्वायर गया, तो I डैश की वैल्यू आ गई बच्चों I/8, ठीक। नया एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं L डैश, तो L इनिशियल था I ओमेगा, L डैश लिखेंगे I डैश इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो गई 2 ओमेगा, तो बताओ ये हो गया I/8 इंटू 2 ओमेगा, ठीक। यानी बताओ L डैश आ गया I ओमेगा/4 और I ओमेगा/4 यानी हुआ क्या L/4, यानी ऑप्शन तुम्हारे पास होता हुआ बच्चों पहला, ओके। मूविंग अहेड आपसे कह रहे हैं टी शेप्ड ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन शोन इन फिगर इज लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, द फोर्स F is applied at the point P parallel to AB such that object has only the translational motion without rotation. Find the location of P with respect to C. P पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशन नहीं। यानी हमें जो फोर्स लगाना है वो सेंटर ऑफ मास पे, तो हमें बेसिकली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। तो यार एक बात बताओ, सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालनी है, आपसे कह रहे हैं टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, so that object has only the translational motion, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, इसकी लेंथ है L, तो L लेंथ में मास अगर M है, तो बताओ इसकी लेंथ है 2L, तो इसका मास भी होगा 2M। इस 2M को मान लीजिए इसके CM पे, यहाँ माना 0,0 क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बताना था। तो बताओ इसकी लेंथ 2L थी, तो ये होगा L, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0,L, और बताओ इस m मास को इसके cm पे माना, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,2L, ठीक। तो इनका cm जो कंबाइंड cm होगा वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, और इस पे आपको फोर्स निकालना है, इस पे आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे YCM की लोकेशन निकालनी है, तो YCM हो गया, बताओ मास है 2m, तो 2m इंटू cm इसका L, और बताओ ये है m, तो cm इसका 2L पे, तो प्लस 2m प्लस m इंटू 2L, राइट। अपॉन टोटल मास हो गया 3m, ठीक। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास ये 4L/3, ठीक।
तो YCM आ गया 4L/3, यानी 4L/3 पे जब आप लगाएंगे फोर्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन मिलेगा। ओके 15 कह रहे हैं डिस्क विद अ बॉय at its center holding two blocks in his hand is rotating about a vertical axis through its center with kinetic energy of system being k. When the boy stretches his hand, the moment of inertia of system about the rotation axis doubles. The new kinetic energy of the system is. तो यार एक बात बताओ, कह रहे हैं डिस्क with a boy at its hands is rotating with vertical axis through its center with kinetic energy of system being k. तो k इक्वल टू रहा होगा पहले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात समझिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर करेंगे। पर्सन ने जब अपने हाथों को फैलाया तो हाथों को फैलाने से उसने बताइए अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ा दिया तो बताओ ओमेगा को कम होना पड़ेगा। तो इनिशियली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई, ठीक, इनटू ओमेगा इक्वल टू फाइनल कह रहे हैं हो गया 2i इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू है एक्चुअल में ओमेगा/2। ठीक, तो के जो फाइनल तुमने लिखा था हाफ, के इनिशियल जो तुमने लिखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो के फाइनल लिखोगे वो लिखा जाएगा हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i इंटू ओमेगा डैश कितना ओमेगा/2 का स्क्वायर। राइट, तो बताओ ये हो गया क्या, ये हो गया 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर, यानी k/2, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं 2 particles of mass 1 kg and 3 kg have position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and minus 2i cap plus 3j cap minus 4k cap respectively. The center of mass has a position vector. CM का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ठीक, तो बताओ RCM आपको लिखना है, क्या लिखोगे? तो RCM लिखा जाता है सर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ठीक, M1 कितना है? तो कह रहे हैं 1 kg के लिए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो 1 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, प्लस M2 हुआ तुम्हारे पास 3 इंटू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन टोटल मास हो गया तुम्हारे पास 4। ठीक, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास RCM इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, माइनस 6i कैप माइनस प्लस 9j कैप, और ये हुआ माइनस 12k कैप। ओके, अपॉन टोटल मास हो गया तुम्हारे पास 4। तो बताओ ये बचा तुम्हारे पास माइनस 4i कैप प्लस 12j कैप और माइनस 8k कैप बाई 4। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, यानी ऑप्शन आता हुआ तुम्हारा माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, यानी फोर्थ। ओके, 17 कह रहे हैं 4 particles of mass m1 equal to 2m, m2 equal to 4m and m3 equal to m and m4 are placed at 4 corners of a square. What should be the value of m4 so that the centers of mass of all 4 particles are exactly at cm of square? तो यार एक बात बताओ, ये तभी पॉसिबल है जब हर साइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। ठीक है, यानी बताओ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस ये तुम्हारा स्क्वायर का सेंटर है, सेंटर से अगर हम y के अलोंग मास मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो मासेस सेम दूरी पे रखे हुए हैं, यहाँ भी a/2 पे, यहाँ भी a/2 पे, तो मास का जो सम है m1 प्लस m2 इक्वल टू m4 प्लस m3 होना चाहिए। सिमिलर गोज फॉर जब हम इसको कट करें y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो m1 प्लस m4 क्योंकि दूरी सेम है इक्वल टू m2 प्लस m3 होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास आएगा। तो आप जरा चेक करिए, m1 की वैल्यू है 2m, m2 की वैल्यू है 4m, m3 की वैल्यू है m
और m4 वेरिएबल है, तो m4 को जरा आप 3m रखिए। तो m4 को जरा 3m जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास m प्लस 3m 4m और नीचे हो रहा है 6m। ठीक, यानी बताओ ऊपर मास 4m होता हुआ नीचे 6m होता हुआ, तो x के अलोंग मोमेंट जो मास मोमेंट होगा वो इसके अबाउट बैलेंस नहीं है, cm जाएगा कहाँ, नीचे। तो बताओ 3m पॉसिबल नहीं है। ठीक, 5m की बात करें तो 5m जरा रखिए। तो 5m रखेंगे तो बताओ ये m ये 5m x के अलोंग बैलेंस होता हुआ, बताओ अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट कट करूं तो ऊपर मास मुझे देखने को मिलता है m प्लस 5m यानी 6m, नीचे देखूंगा तो 6m, x के अबाउट बैलेंस्ड है। ठीक, y के अबाउट जरा चेक करें तो y के अबाउट जरा कट करते हैं तो बताओ यहाँ पे मास देखने को मिलेगा 7m, यहाँ पे 5m, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक, सेम गोज फॉर 8m। 8m जरा रखें तो x के अबाउट देखेंगे तो 9m और यहाँ पे कितना 6m, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। मास मोमेंट हमें बैलेंस करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, can the density of material of a square plate and a circular plate shown in figure is same, the center of mass of composite system will be। तो यार बताओ ये यहाँ पे इसका इंडिविजुअल सीएम यहाँ पे होगा, इसका इंडिविजुअल सीएम यहाँ पे होगा। अगर दोनों का मास सेम होगा तो आइडियली सीएम को इस लाइन पे लाई करना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका मास ज्यादा तो सीएम यहाँ शिफ्ट होगा, और अगर मान लीजिए इसका मास ज्यादा तो सीएम यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि सीएम हमेशा हैवी बॉडी की तरफ शिफ्ट होता है। तो दोनों का मास कैलकुलेट करके देख लो। तो अगर मैं इसका मास देखूं m1 डिस्क का, ठीक, तो बताओ लिखेंगे क्या, मास मटेरियल सेम है तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है ए, तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। अच्छा ए है डायमीटर तो पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक, बताएं इसके लिए चेक करें तो m2, तो m2 होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया ए स्क्वायर। क्या बताओ यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 3.14/4, तो यहाँ पे m1 जो है m1 m2 से कम है। तो m1 अगर m2 से कम है तो m2 ज्यादा तो cm शिफ्ट होगा m2 की तरफ ज्यादा, यानी बताइए जो cm होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थोड़ा इधर, यानी इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। ओके, बताएं इसके बाद, कैन शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद वेलोसिटी v meter per second at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point of its path, it explodes into two pieces of equal masses. One of the piece retraces its path to the cannon, and the speed of other piece immediately after the explosion will be. Explosion के बाद दूसरे piece की speed कितनी होगी? तो बताओ जरा। Shell is fired from a cannon with velocity v at an angle theta. At the highest point, it explodes into two pieces of equal mass. देखिए भाई, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हमने यहाँ पे v वेलोसिटी से फायर किया, मास था m, तो बताओ जब ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी बचेगी v cos थीटा। ठीक, क्या बताएं, यहाँ वेलोसिटी जब v cos थीटा बची, ये यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, एक मास m/2, तो बताओ ये जो m/2 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये m/2 अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, यानी बताइए इसकी वेलोसिटी तो यहाँ पे v cos थीटा हो गई होगी। और बताएं, कह रहे हैं कि ये जो दूसरा m/2 बचा, इस m/2 का फिर क्या होना चाहिए। तो आपने कहा ये m/2 यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v1 लेके गया होगा और यहाँ कहीं गिरा होगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर जो cm है सेंटर ऑफ मास, इस cm पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, एक्सप्लोजन के दौरान जो भी हुआ वो इसकी इंटरनल एक्टिविटी थी। तो cm कह रहा है सर हम तो अपना पाथ चेंज नहीं करेंगे, तो cm बताओ जहां जा रहा था वहीं जाता रहेगा। ये v1 जाएगा इधर, ये v2 से जाएगा इधर, जो कि तुम्हें पता है कितना है v cos थीटा, तो मैं v1 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम को फाइनल के बराबर करिए। इनिशियल हो गया m v cos थीटा, ठीक, फाइनल हो गया बताइए कितना, तो फाइनल लिखेंगे m/2 इंटू v cos थीटा, डायरेक्शन है क्या बताओ माइनस आई कैप, प्लस अगला m/2 इंटू इसकी वेलोसिटी निकालनी है v1। ठीक, तो बताओ v1 वैसे होगी आई कैप में, तो बताओ ये तुम्हारे पास हो गया इधर जाके 3mv/2 cos थीटा इक्वल टू हो गया m/2 इंटू v1।
तो बताओ m से m गया, 2 से 2 गया, v1 की वैल्यू आ गई 3v cos थीटा। ओके, यानी बताएं जो तुम्हारा ऑप्शन होता हुआ दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces, 2 of mass my4 each are thrown off in perpendicular directions with velocity 3 and 4 meter per second. The third piece will be thrown off with a velocity of, ठीक है, बॉडी का मास कितना है m, ठीक है, m मास की बॉडी बताओ एक्सप्लोड होके एक मास my4 में जो कि 3 मीटर पर सेकंड से इधर चला, और दूसरा मास भी my4 जो कि 4 मीटर पर सेकंड से इधर चला। तो तीसरा मास बचा होगा तुम्हारे पास my2, और इसकी वेलोसिटी तुम्हें v बतानी है, ठीक है। थर्ड पीस विल थ्रोन ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो बताओ इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करिए, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम हुआ my, क्या बताओ, इनिशियल था 0, फाइनल देखें my4 इंटू 3, डायरेक्शन j कैप मान लो, ठीक। तो बताओ नेक्स्ट my4 इंटू 4, डायरेक्शन i कैप, प्लस my2 इंटू डायरेक्शन हो गया इंटू वेलोसिटी v, ठीक। तो यार एक बात बताओ, ये बन गया तुम्हारे पास my4 बाहर, ये बन गया तुम्हारे पास माइनस टाइम्स 3j कैप प्लस 4i कैप इक्वल टू बना my2 इंटू v, ठीक। तो बताएं जरा, m से m गया और ये तुम्हारे पास हो गया 2 से 2 गया, ठीक है, 4। तो जो v आ गया, v वेक्टर, ये v वेक्टर आ गया बताओ 3i कैप प्लस 4j कैप y2, ठीक है। आपको चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर y2 यानी 5y2, ठीक। 5y2 यानी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है when an explosive shell traveling in parabolic path under the effect of gravity explodes in the mid air, the center of mass of fragment will move। बताओ, अभी मैंने बताया पिछले सवाल में ही, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो सीएम है, ब्लास्ट के दौरान जो भी इंटरनल एक्टिविटी हुई होगी वो एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल एक्टिविटी का पार्ट, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो बताओ, जब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाने के कारण बताइए सीएम अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, सीएम कहेगा हम जैसे जा रहे थे वैसे ही जाएंगे। तो बताओ, आपसे कहा जाए सीएम किस पाथ के अलोंग जाएगा, तो कहेंगे अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ, जो पाथ हमने उसे इनिशियली असाइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम v1 इक्वल टू 4i कैप मीटर पर सेकंड टू v2 इक्वल टू 3j कैप मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकंड। The mass of system is 10 kg. Contact force acting on the system is, तो F इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा पी वाई डेल्टा टी, राइट। तो बताओ जरा F इक्वल टू डेल्टा पी कितना, तो m इंटू डेल्टा वी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम डेल्टा टी कितना 2 सेकेंड। तो बताओ जरा F हो गया तुम्हारे पास, मास है कितने का भैया 10/2, ठीक। फाइनल वेलोसिटी है 3j कैप माइनस इनिशियल थी 4i कैप, ठीक। तो F की वैल्यू आ गई वेक्टर फॉर्म में 5 टाइम्स 3j कैप माइनस 4i कैप। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड, तो F का मैग्नीट्यूड आ गया 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 यानी 25 न्यूटन, ठीक। ऑप्शन होता हुआ पहला। क्वेश्चन नंबर 23 if system is released from rest then acceleration of cm of the system is, तो देखें भाई सिस्टम का cm का एक्सेलरेशन बताना है। तो बताओ, यहाँ लगा 3 mg, यहाँ लगा mg, यहाँ लगा टेंशन t, यहाँ लगा टेंशन t, एक्सेलरेशन a। तो बताओ इसके लिए लिखोगे क्या, 3 mg माइनस t इक्वल टू 3m इंटू ए।
और इसके लिए लिखोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। बताइए ये आपस में कैंसिल, तुम्हारे पास बचा 2mg इक्वल टू 4ma, ए की वैल्यू gy2। ठीक, तो बताओ ए की वैल्यू gy2 आ गई, तुम्हें निकालना है अब acm। क्या लिखोगे, अगर इसका एक्सेलरेशन a1 इसका एक्सेलरेशन a2, तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, राइट, इस तरह से। तो मास है 3, बताओ मास है 3m इंटू, बताओ जो एक्सेलरेशन है वो gy2, डायरेक्शन तो कहा माइनस से, क्या एक मास है m, एक्सेलरेशन gy2 और डायरेक्शन है j क्या, अपॉन टोटल मास हो गया तुम्हारे पास 4m। ठीक, तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया तुम्हारे पास, क्या बताएं, m से m गया तो ये गया तुम्हारे पास 3gy2 माइनस का, राइट, या माइनस j कैप प्लस gy2 j कैप अपॉन टोटल मास हो गया तुम्हारे पास 4m। ठीक, तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया तुम्हारे पास acm इक्वल टू, ये बचा 2gy2 यानी gy4, ओके, m हटा देते हैं। तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास gy4 और डायरेक्शन बची क्या, माइनस j कैप, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास बच्चों पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव वेलोसिटीज v1 2i cap v2 2j cap, फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू 3i cap प्लस 3j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाइल द सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल इज 0, द cm ऑफ टू पार्टिकल मूव्स इन पाथ ऑफ। तो यार चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले VCM निकालें, तो VCM लिखेंगे m1 v1, तो एक मास है m, वेलोसिटी 2i कैप, दूसरा मास भी m, वेलोसिटी 2j कैप अपॉन टोटल मास 2m। तो बताओ ये आ गई वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप, VCM। ठीक, एक्सेलरेशन लिखें जरा ACM, तो ACM लिखेंगे m1 a1, तो m इंटू एक्सेलरेशन है 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, प्लस दूसरे का एक्सेलरेशन 0 अपॉन टोटल मास है तुम्हारे पास 2m। ठीक, तो बताओ ये बचा तुम्हारे पास 3y2 टाइम्स i कैप प्लस j कैप। क्या बताओ, एक्स वेलोसिटी है इस वेक्टर के अलोंग, एक्सेलरेशन भी इसी वेक्टर के अलोंग, तो कहा जा सकता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो cm होगा उस cm पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो बताओ इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन का। 25 कह रहे हैं, व्हील इज रोटेटिंग एट 900 rpm अबाउट इट्स एक्सिस, व्हेन द पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, द एंगुलर रिटार्डेशन अज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज। तो बताओ सबसे पहले ओमेगा इनिशियल निकालिए, दिया हुआ है कितना, 900 rpm। ठीक, आरपीएम में दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में 2π/60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बताओ 2π/60 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारे पास बचा ये 15, तो ओमेगा इनिशियल हो गया तुम्हारे पास 30π रेडियन पर सेकंड। ठीक, ओमेगा फाइनल तुम्हें दिया हुआ है 0, रिटार्डेशन पूछ रहे हैं तो अल्फा इक्वल टू लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना 30π, टाइम कितना 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो हो गया माइनस का π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन आता हुआ तुम्हारे पास पहला बच्चों। ठीक, 26 a mass is revolving in circle which lies in plane of paper, the direction of angular acceleration is। क्या बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हो L इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक, यानी M टाइम्स R क्रॉस V। तो बताओ जरा, अगर ये इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी भी R वेक्टर ये, तो बताओ R ये है, वेलोसिटी भी है, R क्रॉस V कराओगे तो ऑब्वियसली प्लेन के बाहर। तो कह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑप्शन 1 होता हुआ।
27 कह रहे हैं फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 आरपीएम स्लोज डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील इज। क्या बताओ, 420 आरपीएम है, ठीक, तो ओमेगा जो है इनिशियल था 420 आरपीएम, ठीक, तो ये हो गया 420 इंटू 2 पाई बाई 60, ठीक, तो बताओ 420 इंटू 2 पाई बाई 60 था, तो बताओ जरा टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी फ्लाई व्हील, तो बताओ जरा, ये इधर गया, ठीक है, तो बताएं, तो ये हो गया तुम्हारे पास 14 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा इनिशियल, ठीक, ओमेगा फाइनल बताएं, ओमेगा फाइनल कितना है 0, ठीक, तो बताओ ओमेगा फाइनल हुआ तुम्हारे पास 0, पूछा जाए अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, तो बताओ ये दिया हुआ तुम्हारे पास 2 इक्वल टू ओमेगा फाइनल 0 और रिटार्डेशन का है तो -2 लगा लो, और ओमेगा इनिशियल था 14 पाई, ठीक, अपॉन टाइम, तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास टाइम इक्वल टू 14/2 इंटू 22/7 रख दें, ठीक, तो बताओ ये बचा तुम्हारे पास 2, ये निकल लिया, तो टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास 22, ठीक, यानी ऑप्शन पहला आता हुआ, राइट। बताएं जरा 28 कह रहे हैं फोर्स 7 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप एक्ट ऑन अ पार्टिकल whose position vector is i cap minus j cap plus k cap, what is the torque on given force about the origin, तो टाउ इक्वल टू आप लिखते हैं बच्चों r क्रॉस f, ठीक, तो बताओ टाउ इक्वल टू लिखा जाता है जब r क्रॉस f, तो भाई करते हैं जरा, तो ये हो गया तुम्हारे पास i j k, ठीक, तो बताओ तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर है 1 -1 और 1, और जो तुम्हारा फोर्स है वो 7 3 और -5, ठीक, तो बताओ ये हो गया आई कैप टाइम्स, देखें जरा -1 -5 ये हुआ 6, ठीक, -3, ओके, तो आई कैप टाइम्स ये हो गया -1 -5 ये हुआ, सॉरी 5 6 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इट्स 5 -3, ठीक, माइनस बताएं जे कैप टाइम्स, तो जे कैप टाइम्स हो गया ये 1 -5 यानी -5, ठीक, और बताइए -7, ओके, और प्लस बताएं के कैप टाइम्स हो गया ये, तो के कैप टाइम्स करिए तो माइनस, तो ये हुआ 3 + 7, ठीक, तो 3 + 7, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 10k कैप, यानी ऑप्शन तुम्हारा आता हुआ बच्चों पहला। क्वेश्चन नंबर 29, 3 point masses each of mass m are placed at corners of an equilateral triangle of side B. The moment of inertia of system about an axis coinciding with one side of triangle is, तो देखें भाई जरा, ये इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, एक मास यहाँ पे है m, एक मास है m और एक मास है ये m, आपसे कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक साइड के अबाउट, इस साइड के अबाउट बता दीजिए, लेंथ है l, तो बताएं ये एंगल 60 डिग्री, अगर इसी के अबाउट घुमा रहे हैं तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा सिर्फ इसका, और इसकी दूरी कितनी, तो आपने कहा ये लेंथ l है, ये 60 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी √3l/2, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सिर्फ इस मास के कारण, इन दोनों के कारण 0, तो I इक्वल टू लिखेंगे m इंटू √3l/2 का स्क्वायर, यानी बताइए आ गया 3ml²/4, ओके, यानी ऑप्शन हो गया तीसरा, और क्योंकि साइड बी थी तो mb² लिख लीजिए उसे। 30, 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of system about y dash, तो यार एक बात बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूं जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती, तो रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr², बताओ इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, ठीक, तो बताओ जरा I y डैश के अबाउट अगर हमें लिखना है
तो पहली रिंग का होगा mr²/2। क्या बताओ, इसका होता इस एक्सिस के अबाउट mr², इसके अबाउट mr²/2। तो बताओ इसके अबाउट अगर होता mr²/2 तो प्लस है यहाँ पे r, तो बताओ इसके अबाउट आएगा mr²/2 प्लस mr², यानी बन गया 3/2 mr²। इसका भी सेम, तो इंटू 2, तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास 5 mr²/2। ओके सॉरी, ये बन गया तुम्हारे पास 7 mr²/2, यानी ऑप्शन तुम्हारे पास हो गया तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा जा रहा है तुमसे कि the radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length is। तो बताइए जरा, ये रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3। ठीक, कहा जा रहा है कि इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ml²/3 को m के स्क्वायर के बराबर रखते हैं। ठीक, तो k की वैल्यू आ गई क्या, l/√3। तो बताओ, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज सेम मास एंड सेम मटेरियल। तो बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमीटर के अबाउट कितना लिखते हो, mr²/2। ठीक, a disk about any of its diameter mr²/4 diameter के about, a hollow sphere about its diameter 2/3 mr², और बताओ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर 2/5 mr²। सबसे ज्यादा 2/3 0.66, तो ये हो गया तीसरा। ओके, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट। तो बताओ स्फीयर कहाँ है, सिर्फ यानी सॉलिड स्फीयर। तो बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखते 2/5 mr²। ठीक, इस टेंजेंट के अबाउट लिखेंगे I = ICM यानी 2/5 mr² प्लस mr², यानी बताओ ये बच गया तुम्हारे पास 7/5 mr²। ये हो गया m के स्क्वायर के बराबर, m से m गया, k की वैल्यू √7/5 r, ये हो गई तुम्हारी k की वैल्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ आता हुआ बच्चों। 34, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क having uniform mass distribution of mass m, major axis r, minor axis d about its axis is। तो बताओ ये एक इलिप्टिकल डिस्क बनाई है, इस इलिप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। इसकी मेजर एक्सिस है a, ठीक है, मेजर एक्सिस है r, ये इस तरह की डिस्क है, और जो माइनर एक्सिस है तुम्हारी b। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं r रेडियस की एक डिस्क ड्रॉ करता तो उसका शेप कुछ ऐसे आता और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है अभी ये r से कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा कम। यानी बताइए आपका जो आंसर होना चाहिए कि जो I है ये mr²/2 से कम होगा, यानी ऑप्शन तुम्हारा फोर्थ यहाँ पे होता हुआ। ओके, 35, current 3 bodies airing a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of bodies are identical. Which of the body reaches the ground with maximum velocity? इनमें से कौन सी बॉडी ग्राउंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी से पहुंचेगी? तो यार एक बात बताएं जरा, यहां पे हम h हाइट से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली मैं कह देता हूं लेट्स से बीटा mr²। ठीक है, तो बताओ जब ये यहाँ पे आएगा तब आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो आपने कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। इनिशियली ओमेगा और वेलोसिटी दोनों जीरो थे, तो बताओ इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी और फाइनली हाफ ट्रांसलेशन के कारण हाफ mv², रोटेशन के कारण
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हमने लिखा है बीटा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस बीटा इक्वल टू एम जी एच। ठीक, ये गया, v की वैल्यू आ गई यहां से √2gh अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक, अब देख लें भाई, आपसे कहा गया है क्या क्या है, रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। तो अगर रिंग होगा तो रिंग के लिए बताइए बीटा कितना 1, अगर सॉलिड स्फीयर हुआ, ठीक, तो सॉलिड सिलेंडर हुआ तो सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर यानी डिस्क, तो इसके लिए बीटा की वैल्यू हाफ। और बताइए सॉलिड स्फीयर अगर हुआ तो सॉलिड स्फीयर के लिए इसी बीटा की वैल्यू 2/5। ठीक, क्या बताएं, यहां से हमें दिख रहा है कि जिसका बीटा जितना ज्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी कम। ठीक, तो बताओ सॉलिड सिलेंडर का बीटा सबसे कम है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा, सॉरी सॉलिड स्फीयर की मैं बात कर रहा था, सॉलिड स्फीयर का बीटा 0.4, सॉलिड सिलेंडर का हाफ और रिंग का 1, तो सॉलिड स्फीयर का जो बीटा है सबसे कम तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। ठीक, अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक, तो बताओ हाउ फार डज द सिलेंडर गो अप दी प्लेन। ठीक है, तो बताएं जरा, यहां भी वैसे हम यही कर सकते हैं, अप दी प्लेन कितना ऊपर जाता है, तो मान लो h हाइट ऊपर जाता है, यहाँ v वेलोसिटी से। ठीक, तो लेंथ हमने कुछ l मान ली, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, रोल करके जा रहा है, तो बीटा एक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, I इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ वेलोसिटी 0, ओमेगा भी 0, यहाँ वेलोसिटी v होगी और v बराबर r ओमेगा मेंटेन होगा क्योंकि रोल कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगाइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ke इनिशियल प्लस u इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू ke फाइनल प्लस u फाइनल। ke इनिशियल कितना, तो कहा के इनिशियल है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज 2/5 mr² और ओमेगा इज v/r, तो v²/r² इक्वल टू के फाइनल 0 और p फाइनल हो गया mgh। ठीक, तो बताओ जरा, m से m गया, ये r² से r² गया। ठीक, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास हाफ v² कॉमन लिया, बचा 1 प्लस 2/5 इक्वल टू gh। ठीक, तो बताओ यहां से ये आ गया, तुम्हें क्या निकालना था, हाइट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सॉलिड सिलेंडर है, नॉट स्फीयर। ओके, सॉलिड सिलेंडर है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ। ओके, तो I इक्वल टू हाफ mr²। ओके, तो बताओ ये हाफ mr² है और ये भी हो गया तुम्हारे पास हाफ। ओके, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, ये हो गया तुम्हारे पास 3/2, तो ये हो गया तुम्हारे पास h की वैल्यू 3v²/4g। अब क्योंकि तुमसे लेंथ पूछा है l, तो l इज ऑब्वियसली h इज l साइन थीटा। ठीक, तो h इज l साइन थीटा, तो बताओ l साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3v²/4g, तो बताओ l की वैल्यू आ गई 3v²/4g साइन थीटा, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास फोर्थ। ओके, 37, can a ball rolls without slipping? The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If radius of ball be r, then the fraction of total energy associated with its
rotation will be, ठीक, ball rolls down without slipping, the radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If radius of ball be r, then the fraction of total energy associated with its rotation will be. तो बताओ सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो के रोटेशन लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ आई की वैल्यू क्या एम के स्क्वायर और ओमेगा हो गया वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, और के टोटल जब लिखेंगे तो के टोटल हो जाएगा, ट्रांसलेशन के कारण हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन के कारण हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको निकालना है कितना फ्रैक्शन अटैच है, यानी के रोटेशन अपॉन के टोटल, ठीक। तो के रोटेशन हो गया तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया के टोटल हाफ एम वी स्क्वायर, अगर हमने कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो बताओ हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, ये बचा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास तीसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, a uniform solid disc rolling down an inclined plane making an angle theta with horizontal, the minimum coefficient of friction required to maintain pure rolling motion for the disc is। क्या बताइए, सॉलिड डिस्क है, ठीक है, आपसे पूछा गया है क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे ये डिस्क जो है इस तरह से रोल करते हुए आ रही है, नीचे लगेगा mg sin थीटा, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो यहाँ पे लगेगा बताओ फ्रिक्शन, और बताओ ये जो दूरी है, ये फ्रिक्शन जो है यहाँ कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा तो ये दूरी r है। तो बताओ आप लिखेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन, क्यों, क्योंकि बताइए एक मोशन हो रहा है ट्रांसलेशन का, और ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर के अबाउट अल्फा देने का काम करेगा। तो बताओ अगर यहाँ रोलिंग हो रही है तो एसीएम बराबर आर अल्फा तो मेंटेन्ड है ही, राइट। क्या बताएं, ट्रांसलेशनल के लिए इक्वेशन लिखें तो कहेंगे mg sin थीटा लगा आगे, फ्रिक्शन लगा पीछे, इक्वल टू m इंटू एसीएम, ठीक। दूसरा बताइए अगर रोटेशन की इक्वेशन लिखें तो फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू लिखेंगे क्या आई अल्फा, आई क्या है तो कहा है डिस्क है, तो बताओ ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा क्या है तो एसीएम बराबर आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू एसीएम बाई आर, राइट। तो बताओ आर से आर गया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई एम इंटू एसीएम बाई 2, यानी एम इंटू एसीएम की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे रख दें तो बताओ mg sin थीटा इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा बाई 3, क्या बताओ फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो आपसे म्यू की वैल्यू पूछी गई है तो इसको हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना, तो आपने कहा mg इधर था, इधर लगेगा mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इक्वल टू हो गया mg sin थीटा बाई 3, राइट। तो बताओ mg से mg गया, म्यू की वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 3, यानी ऑप्शन तुम्हारा दूसरा यहाँ पे होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, कैन अ रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, देन द मिनिमम एक्सेलरेशन इट कैन हैव इज। क्या बताओ मिनिमम एक्सेलरेशन अगर हम लिखें यहाँ पे तो सेम प्रोसीजर बताएं, यहाँ पे अब डिस्क की जगह आप ले लेंगे रिंग, यहाँ पे लग रहा है mg sin थीटा, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, ओके, दूरी कितनी r, अल्फा आएगा फ्रिक्शन के कारण, और बताइए साथ ही साथ एसीएम बराबर आर अल्फा मेंटेन्ड है, ठीक। तो बताओ यहाँ पे जब एसीएम बराबर आर अल्फा मेंटेन्ड है तो हम क्या लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू एसीएम, आपसे पूछा गया है एसीएम, राइट। तो बताओ एक इक्वेशन लिखी फ्रिक्शन की तो एफ आर इंटू आर इक्वल टू एम आई इंटू अल्फा, और आई हुआ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है तो कहा एसीएम बाई आर। तो बताओ ये आपस में निपटते हुए फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई एम इंटू एसीएम, ठीक। तो बताओ mg sin थीटा यहां से तुम्हें मिल जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू m इंटू एसीएम रखोगे इधर जाएगा तो 2m इंटू एसीएम, ठीक। क्या बताओ एसीएम की वैल्यू आ गई g sin थीटा बाई 2,
तो बताओ जब एसीएम आ गया जी साइन थीटा बाई 2, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछा गया था तुमसे, तो इसकी वैल्यू तुम्हें मिल गई है तीसरी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे सिलेंडर एंड अ रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, बोथ आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट h. Following statement are given related to motion of body. The friction force acting on body opposes the motion of center of mass. क्या बताइए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कहाँ, पीछे, राइट? तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या बताइए यहाँ पे ये फ्रिक्शन ही टॉर्क देने वाला है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बताएं विदाउट फ्रिक्शन नन ऑफ द टू बॉडीज कैन रोल, बिल्कुल सत्य बात है, फ्रिक्शन नहीं तो रोलिंग नहीं, राइट? The friction force keeps the point of contact stationary. Point of contact का acceleration रखता है 0, point of contact की velocity भी रखता है 0, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं 500 kg boat is 9 meter long and is floating without motion on still water. A man of mass 100 kg is at one end and if he runs to the other end of boat and stops, the displacement of boat is. बोट का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो यार एक बात बताओ, बोट ये है, इस बोट पे खड़ा हुआ है ये पर्सन और दूरी है 9 मीटर। क्या बताएं, जब पर्सन जाता है इधर तो बोट जाएगी पीछे, तो अगर मान लो बोट चली है x तो पर्सन चलेगा 9 माइनस एक्स। सीएम अगर बताइए, सीएम ये था कंबाइंड सीएम, तो कंबाइंड सीएम रेस्ट पे होना चाहिए और कंबाइंड सीएम के अबाउट नेट मास मोमेंट 0। तो बताओ ये 100 kg का पर्सन चला 9 माइनस एक्स, इसके मास मोमेंट को बैलेंस करने के लिए 500 kg की बोट चली x की वैल्यू आ गई बताओ 900 बाई 600, यानी बताइए 1.5 मीटर, ठीक, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ बोट। 42 कह रहे हैं a separation between C and O atom is in CO is 1.2 angstrom. The distance of oxygen atom from center of mass is. तो बताओ ये C है ये O है, ठीक, क्या बताओ दोनों के बीच की दूरी 1.2 एंगस्ट्रॉम। C का मास अगर 12 m तो O का 16 m, राइट? आपसे ऑक्सीजन से दूरी पूछी गई है तो ऑक्सीजन को 0,0 पे रखिए, ये हो गया 1.2,0। XCM लिखेंगे कितना, तो बताओ 12m इंटू 1.2 प्लस 16m इंटू 0 अपॉन 12 प्लस 16 28, राइट, m। तो बताओ ये आ जाएगा तुम्हारे पास लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन होता हुआ तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं द कर्व बिटवीन लॉग l एंड लॉग p इज। तो यार बताओ l इक्वल टू लिखते हो r क्रॉस p, मैग्नीट्यूड लिखने को आओगे तो l इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो बताओ ले लें लॉग, तो log l इक्वल टू log ऑफ p प्लस log ऑफ r साइन थीटा, ठीक। क्या बताओ y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन दिख रही है, तो बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन होगी यानी दूसरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं 3 rods each of length L and mass m are placed along x, y and z axis in such a way that one end of each rod is at origin. The moment of inertia of system about z axis. z axis के about system का moment of inertia पूछा गया है। क्या बताएं, ये x axis हो गई, ये y axis हो गई, ये z axis हो गई। क्या बताओ ये z एक्सिस के अबाउट रॉड ऐसे निकली हुई है, आपने इसी के अबाउट घुमाया तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बाकी रॉडों के लिए ये एंड पॉइंट, तो I इक्वल टू बताओ एंड पॉइंट पे एक रॉड के कारण ml स्क्वायर बाई 3, दो रॉड के कारण 2ml स्क्वायर बाई 3, आंसर होता हुआ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो I इक्वल टू हम लिखते हैं 2y5 m r स्क्वायर। तो बताओ ये हो गया 2y5, m हो गया मास, रो हो गया डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इनटू r क्यूब। तो r क्यूब और r स्क्वायर मिलके हो गया r की पावर 5। तो बताओ ये हो गया 88 इंटू 2 176 अपॉन नीचे आ गया 5 ये 15 और 7 105 r टू दी पावर 5 इनटू रो, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, जिसका आंसर हो गया तीसरा। आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड थैंक यू वेरी मच।